जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये है आपका साइंस एंड टेक के अंतर्गत आने वाला व्हाट इज़ द एमबर्ग वायरस। एमबर्ग वायरस क्या है एंड व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों था? Rwanda has reported a Marburg virus outbreak with several confirmed cases and deaths, making it a country of concern for public health. अभी अफ्रीका का एक कंट्री है कि वहाँ पर रवांडा है, उसमें एक एमबर्ग वायरस का आउटब्रेक हुआ है, फैला है और उसकी वजह से कई केसेस आए हैं और कई डेथ्स हुए हैं। तो ये वो जो उस कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और वहाँ के पब्लिक हेल्थ के लिए, जो वहाँ के निवासी हैं, द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, उनके हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रवांडा को मैं दिखा दूँ कि रवांडा जो अफ्रीका में कहाँ पर है, एक मैप छोटा सा बना देता हूँ मैं आपको। एंड इस अफ्रीका मैप के अनुसार से यहाँ पर रवांडा है, छोटा सा केनिया, युगांडा, रवांडा। तो ये कंट्री जो है रवांडा यहाँ है, दैट यू कैन लोकेट रवांडा कंट्री। क्लियर है? और यहाँ पर एक एमबर्ग वायरस आपको का आउटब्रेक हुआ है, यहाँ पर फैला है और उससे कई डेथ्स हुए हैं। अब इसके बारे में देखने चलते हैं कि व्हाट इज़ अबाउट द एमबर्ग वायरस। अबाउट द एमबर्ग वायरस के बारे में देखते हैं क्या है। द एमबर्ग वायरस इज़ अ हाईली डेंजरस पैथोजन दैट लीड्स टू एमबर्ग वायरस डिजीज़। तो एमबर्ग वायरस एक डेंजरस पैथोजन बताया गया जो कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये पैथोजेंस कहलाते हैं। और इसमें एमबर्ग वायरस जो है एक बड़ा ही डेंजरस है और इससे जो डिजीज़ हो रहा है उसको एमबर्ग वायरस डिजीज़ कहते हैं एंड ऑल्सो रेफर टू एज एमबर्ग हेमरेजिक फीवर। ये जो हेमरेजिक फीवर कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा फीवर होता है, आपके इलनेस होती है जो कि आपके जो ब्रेन के जो नर्व्स हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो मूव कर रहे हैं, इसको कमज़ोर कर देता है और उसकी वजह से आप अपने बॉडी को अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। आप अपने बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर, मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अच्छे से कंट्रोल में अपने हार्ट को नहीं कर पाएंगे, लंग्स को। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर अफेक्ट कर रहा है और फीवर ला रहा है और आपके बॉडी को रेगुलेट करने वाली सिस्टम जो ब्रेन है कमज़ोर कर रहा है। एंड दिस वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइलोवायरस फैमिली। फाइलोवायरस फैमिली जो फाइलोवायरस फैमिली जो होती है, इसका काम ही होता है कि आपको हैमरेज, ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द इबोला वायरस। इसी तरह से इबोला वायरस भी करता है। द केस फैटिलिटी रेट फॉर एमबर्ग वायरस कैन vary significantly ranging from 24% to 88%। इस वायरस के वजह से मरने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, जो होता है लगभग देखा जो गया है, वो 24% से 88% फैटिलिटी रेट है इसका कहा जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द केसेस। मतलब कि किस प्रकार का वो जो है एमबर्ग वायरस है, किस प्रकार, किस स्ट्रेन का है और इस केस को लेकर वहाँ के डॉक्टर कैसे केयर कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि फैटिलिटी क्या है। इस कारण से 24 से 88%, यदि कोई केयर अच्छा नहीं करेगा तो चांसेस मरने के ज़्यादा हो जाएंगे। यस, और किस स्ट्रेन का है, ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेन का यदि ये एमबर्ग वायरस है तो उसके वजह से फैटिलिटी के चांसेस, मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। The virus was first identified in 1967 during the simultaneous outbreaks in the Frankfurt, Germany and in the Marburg, Germany। तो ये जो वायरस फर्स्ट टाइम जो अटैक किया था 1967 में, जर्मनी के दो जगहों पर, एक था मार्बर्ग, एक था फ्रैंकफर्ट, दोनों में फर्स्ट टाइम जब इसको लोकेट किया गया था। हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे ये वायरस फैलता है? The virus primarily spreads from animals to humans, particularly through contact with the rossetus bats, especially the Egyptian fruit bat, which can be found in the caves or mines। तो ये जो इजिप्टियन फ्रूट बैट एक है और एक रोसेटस बैट्स हैं, इस एनिमल के थ्रू ये ज़्यादा फैलता है और ये जो पाए जाते हैं गुफाओं में और कुछ माइंस में जहाँ पे मिनरल्स निकाला जाता है।
Once a person is infected, the virus can spread between humans through. और यदि किसी एक पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है तो फिर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है। और वो कैसे होता है? तो डायरेक्ट contact with the blood and bodily fluids such as urine, saliva, sweat, vomit, feces, breast milk and semen। मतलब ये जो बॉडी से कांटेक्ट हो या किसी के यूरिन से कांटेक्ट हो जाए या सलाइवा से कांटेक्ट हो जाए या पसीने से हो जाए या वॉमिटिंग करके हो या ब्रेस्ट फीडिंग करके मिल्क लेकर या ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो सेक्सुअल ट्रांसफ़र सीमेन के थ्रू हो सकता है। ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का जो इस तरीके से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ने आपसे किसी तरह के इन सब कॉन्टैक्ट से आया तो आपको ये कॉन्टाजियस हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यदि कहा जाए विद द कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसेस और ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बेडिंग एंड क्लॉथिंग दैट हैव बीन सॉइल्ड विद दिस फ्लूइड्स। यदि इस प्रकार से ये फ्लूइड जो आदि आप किसी के कपड़े में लगा हुआ हो या उल्टी हो, चाहे आपका सलाइवा हो, चाहे यूरिन हो या आपका ब्रेस्ट मिल्क हो, कहीं पे भी लगा हुआ इन्फेक्टेड पर्सन का, और वो कपड़ा आपने टच में ले आए, कॉन्टामिनेटेड सरफेस के साथ आ जाए कहीं पर, और आप उस सरफेस को छू लें तो वहाँ से आपको इनडायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा आ जाएगा। मतलब डायरेक्टली किसी पर्सन से तो नहीं हुआ, लेकिन उसके कपड़े में लगे हुए उसका कपड़ा किसी सरफेस को टच कर दिया और वहाँ पर वो वायरस होगा और आपने उसको टच किया, फिर वो आपके पास आ जाएगा। दिस वे इनडायरेक्टली इट कैन बी कम थ्रू द ह्यूमन और डायरेक्ट थ्रू द ह्यूमन इट कैन ऑल्सो कम। मेडिकल पर्सनल आर ऑफ्टन at heightened risk during the outbreaks, particularly if proper infection control practices are not adhered to। यदि इसके रिलेटेड अच्छे से कंट्रोल प्रैक्टिसेस यदि जो मेडिकल स्टाफ से उनको अच्छे से नहीं किया जाएगा तो जो मेडिकल पर्सनल है हॉस्पिटल में वो सबसे ज़्यादा हाइटन रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि कहीं से भी ये टच हो गया, उनके बॉडी तक पहुंच गया कहीं से भी किसी तरीके से जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो ये बहुत बड़े स्तर पर हॉस्पिटल में फैल जाएगा। तो ये भी एक बहुत कोविड जैसा एक खतरनाक ये है, बट आप इसको बहुत केयर करना होगा। आउटब्रेक्स पार्टिकुलरली ए प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, यदि अच्छे से कंट्रोल प्रैक्टिसेस ना की जाए कि इस इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है हॉस्पिटल में, तो बहुत तेज़ी से फैलेगा। द वायरस डज नॉट ट्रांसमिट through the air like more common viruses such as the cold or flu। और कोल्ड और फ्लू एक ऐसा वायरस है कि मैंने खांसा तो ये हवा पार्टिकल में आ जाएगा और ये हवा के पार्टिकल के द्वारा सामने वाले जो सांस ले रहे हैं उनके थ्रू वो जा सकता है। तो इस प्रकार का एयर के थ्रू कॉन्टाजियस नहीं है। सिम्टम्स एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट? तो सिम्टम्स में देखें तो सिम्टम्स टिपिकली मैनिफेस्ट विद इन 2 to 21 डेज़ के अंदर इसका सिम्टम्स आने लग जाता है फॉलोइंग एक्सपोजर टू द वायरस। जब से वायरस के एक्सपोज में यदि आप आ गए हैं तो 2 से 21 दिन लग सकता है। इनिशियल सिम्टम्स इंक्लूड आपको हाई फीवर होगा, हाई फीवर के साथ आपको सेवियर हेडेक होगा, बहुत तेज़ का हेडेक होगा, मसल एक होंगे, आपके मसल में दर्द होंगे, आपको ठंडा फील भी होगा, चिल्स होगा, सेवियर वाटरी डायरिया, आपको पानी वाला डायरिया आपको बहुत ज़्यादा होगा, लूज मोशन, और एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग भी हो सकता है। आपके एब्डोमिनल पेन और ऐसे लगे कि बहुत क्रैम्प कर रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, वैसा होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब आपको उल्टी वगैरह भी हो सकता है या उल्टी जैसा लगना भी हो सकता है। एज द डिजीज एडवांसेस मोर सेवियर सिम्टम्स में अक्कर सच एज, और ये डिजीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ता चला गया और आपकी तबीयत और ख़राब होने लगी, तब क्या होगा? ब्लीडिंग विच कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो आपके ब्लीडिंग आपके इंटरनल बॉडी में भी होने लग जाएगा ब्लड के थ्रू, और एक्सटर्नल बॉडी में भी आपको एक्सटर्नली उल्टी के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल ब्लड इन वॉमिट एंड फेसेस, जब आपके वॉमिट और आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है या यूरिन, उसके थ्रू भी आपका हो सकता है। Patients often succumb to the disease 8 to 9 days after symptoms begin। जैसे ये सिम्टम्स स्टार्ट होता है उसके 8 से 9 दिन के बाद पेशेंट जो होता है लगभग हार मान लेता है, सक्कम टू द डिसीज़, ये डिजीज़ के कारण से 8 से 9 दिन में इसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। प्राइमरीली ड्यू टू सेवियर ब्लड लॉस
एंड मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और सेवियर ब्लड लॉस इंटरनली और एक्सटर्नली बॉडी में, और मल्टीपल ऑर्गन का आपका क्या होने लग जाता है, फेल्यूर होने लग जाता है। तो लगभग 8 से 9 दिन में जो है वो एकदम अपने शरीर को छोड़ देता है और वो बंदा मरने लायक हो जाता है, मरने जैसा हो जाता है। करेंटली देर आर नो अप्रूव्ड वैक्सीन्स और स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर Marburg virus disease. However, supportive care can enhance the survival rates. अभी तक इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन नहीं है और एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि इस बीमारी को, इस वायरस से दूर किया जा सके, लेकिन फिर भी देर इज न सम सपोर्टिव केयर डॉक्टर्स देते हैं जिससे कि आपके बचने की चांसेस रेट बढ़ जाते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या होगा, रीहाइड्रेशन यूजिंग इधर ओरल और इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब आपको आपके वेन्स में फ्लूइड डालकर आपके पानी की कमी को, और आप ओरल पीकर, पानी पिलाकर, या ब्रश के ब्लड के में डालकर जैसे इंट्रावेनस आपको फ्लूइड देकर आपका किया जा सकता है। टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपके बॉडी में फ्लूइड बना रहे और इलेक्ट्रोलाइट जो मिनरल्स आपको चाहिए वो बना रहे आपके शरीर में, क्योंकि आपको डायरिया भी हो जाएगा, आपकी उल्टी भी होती रहती है, इससे आपका वाटर लॉस और मिनरल लॉस बॉडी का होते रहता है। ट्रीटिंग स्पेसिफिक सिम्टम्स विच में इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ऑक्सीजन थेरेपी फॉर द सेवियर केसेस, और यदि ज़रूरत पड़े तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जाए, और ब्लड का लॉस हो रहा है तो ब्लड बॉडी में चाहिए तो उसके लिए ब्लड देना होगा। एंड ऑक्सीजन थेरेपी भी, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी, ये सारे जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपको दिए जा सकते हैं।